हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो पहली बात, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो एक तो होती है हमारे पास में परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। ये दोनों नंबर्स जो होते हैं p और q, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं कोई उदाहरण आपको दूं, तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे 3/4 है ना, -9/5 है। ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है। जितने भी हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जैसे कि जितने भी पूर्णांक हुए, 0 है, -1 है, 3 है, ठीक है, ये सभी भी हमारे परिमेय संख्या होती है। क्योंकि मैं जीरो को भी क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 लिख सकता हूँ, 0/100 लिख सकता हूँ, है ना, 0/100 ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे -1 है तो -1 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। 3 के नीचे भी क्या होता है, 3 के नीचे भी 1 होता है। ठीक है, जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, हर उसका 1 होता है। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्लियर है बात? तो यहां पर समझने वाली बात है कि परिमेय संख्या जो है, जीरो, क्या इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या जीरो हमारा एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल, हम जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/5, 0/100, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन के लिए कि हाँ, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है भैया? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q की एक कंडीशन है, q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। जो ये q होता है नीचे वाला हर, वो जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास में दो मेथड है, दोनों तरीके मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास में, दोनों तरीके अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है हमारे पास में दशमलव का तरीका। ठीक है, ठीक है, तो दो तरीके से हम यहाँ पर, कितने तरीके हैं हमारे पास में? हमारे पास में इस क्वेश्चन को करने के टोटल दो तरीके। एक तरीका तो हमारे पास में है दशमलव मेथड, दशमलव का, और एक है हमारे पास में अलग मेथड, जो कि हम क्या करेंगे, इसके जो हमारे हर होगा उसको सम करके, हर को बराबर करके करेंगे, हर को बराबर करने का तरीका, बराबर करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहला तरीका अपना कौन सा है, दशमलव वाला। तो देखो, 3 और 4 के बीच में मेरे को 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी, दशमलव का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, दशमलव तरीका अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो, आप खुद सोचिए, 3 और 4 के बीच में क्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 होते ही 4.0 आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 3.1 से लेके 3.9।
क्योंकि ये तो 4 हो जाएगा, तो ये तो लेंगे नहीं। तो 3.1 से 3.9, हमारे को 6 परिमेय संख्या चाहिए थी, तो 6 कोई सी भी ले लो आप इसमें, 3.1 से लेके 3.6 तक ले लो, ठीक है, वो सारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? एक तरीका तो ये, क्यों, देखो दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 3.1 है, मान के चलिए आप कहोगे 3.1 क्या है, परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, 3.1 है, पॉइंट हटाऊंगा अगर मैं इसका तो नीचे 10 लगेगा। तो देखो परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है, उसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी बटा क्यू के फॉर्म में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू जो होता है वो बराबर नहीं होता है जीरो के, ठीक है। यही तो परिमेय संख्या की क्या होती है, शर्त होती है। तो ये उसकी शर्तों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसलिए हम दशमलव मेथड का यूज़ करके भी परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है हमारा, हर को बराबर करके। देखो जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, पहली बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो यहाँ पर हमारे को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक ज़्यादा, क्या, फिर से ध्यान रखना, हमें अगर 6 परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक ज़्यादा से 6 + 1 के लिए हर को आप क्या करो, 6 + 1 जो कि होता है 7, ठीक है, 7 से गुणा करो। क्लियर है बात, ठीक है। हर को, अगर हर को करोगे तो अंश को भी करना होगा, तो यहाँ पर हर और अंश दोनों को गुणा करना है हमें कुल मिला के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक संख्या तो हमारी क्या है, 3 है, एक संख्या हमारे पास में 4 है, ठीक है। तो 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे 1 है और 4 के नीचे भी 1 है। मैंने अभी आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हर कुछ नहीं होता, उसका हर क्या होता है, 1 होता है। तो 3/1 और 4/1। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था अभी, आपको 6 परिमेय संख्या करनी है तो आपको 7 से गुणा करना होगा अंश और हर दोनों को। तो यहाँ पर 7 से गुणा कर देता हूँ दोनों को, ऐसे यहाँ पर भी मैं 7 से गुणा कर देता हूँ अंश और हर दोनों को, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 × 7 21 होता है और यहाँ पर 1 × 7 7 होता है। यहाँ पर 7 चौक 28 होता है और 1 × 7 7 होता है। अब यहाँ पर अगर इनके बीच में देखें 21/7 और 28/7 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है, एक तो आती है 22/7, फिर आती है 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, फिर 28/7, लेकिन 28/7 को नहीं लेंगे। तो टोटल कौन कौन सी संख्या आ रही है, ये वाली। तो कितनी संख्याएं करनी थी अपने को, 6 परिमेय संख्या। तो देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, दोनों तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अपने को यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक तो तरीका है दशमलव वाला, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैसे करते हैं दशमलव वाला मेथड, देखो दशमलव संख्या दशमलव में बदल कर भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, 3/5 और 4/5 की दशमलव में निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 3/5 की दशमलव क्या होगी, 5 से मैं डिवाइड करूँगा 3 को तो पॉइंट लगेगा, 0 ला सकता हूँ, 5 × 30, ठीक है। तो क्या निकलेगी, 3/5 की जो दशमलव निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 0.6। ऐसे ही मेरे पास में एक संख्या है 4/5, तो 4/5 की भी दशमलव निकाल लेता हूँ, 5 4 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 5 8 40, ठीक है। तो कितना निकल रहा है, 0.8, तो 0.8। तो इनकी दशमलव मैंने सबसे पहले बात करा, दशमलव मैंने निकाल ली। अब इनके बीच में मेरे को क्या करना है, इनके 5 परिमेय संख्या, इसने बोला 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 5 परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होगी यहाँ पर, एक सेकेंड, एक तो होगी हमारी 0.6, ठीक है, और एक है 0.8, ठीक है। इनके बीच में मेरे को 5 परिमेय संख्या निकालनी, क्योंकि देखो 3/5 को मैंने 0.6 लिख लिया, 4/5 को 0.8, इनके बीच में मेरे को 5 परिमेय संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या कौन सी होगी, 0. इधर कौन आएगा, 0.61, फिर कौन आएगा 0.62, फिर 0.63, फिर 0.64,
फिर 0.65। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे, 0.66, 0.67, 0.68, इस तरीके से आगे चलती रहेगी। लेकिन हमें तो 5 चाहिए थे तो हमने 5 निकाल ली, 0.61 से 0.65 तक। टोटल 5 संख्याएं हमारी यहाँ पर आ चुकी है। एक तरीका तो ये दशमलव वाला। सेकेंड मेथड और इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या था, 3/5 था, और यहाँ पर हमारे पास में 4/5 है। बहुत ध्यान से समझना, 3/5 है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। तो हम किससे गुणा करेंगे, हम एक ज़्यादा से, मतलब 5 निकालनी है तो एक ज़्यादा, मतलब 6 से आप क्या कर दो, अंश और हर को गुणा कर दो। मैंने आपको ये बताया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 से गुणा कर दूंगा, ये 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी मैं 6 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। ऐसे ही 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18/30 और 24/30 के बीच में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये 5 संख्याएं हो चुकी है हमारी। देखो हमारे को 5 निकालनी थी, तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने 5 संख्याएं यहाँ पर निकाल ली। इस तरीके से हम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना, देखो ये 3/5 था और ये 4/5 था, 3/5 और हमें 4/5 के बीच में यहाँ पर संख्याएं निकालनी थी। तो पहली बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करो आप प्रश्न को, तो यहाँ पर आपका हर देख लेना, हर आपका सेम है या नहीं है। हर यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा हर सेम नहीं है तो उसको पहले हर को सेम करना होगा और फिर उसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमने यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालनी थी तो 6 से गुणा किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि एक संख्या होती है 3/4 और एक संख्या होती है 5/6। अब यहाँ पर इनके बीच में अगर मुझे परिमेय संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इनके हर को पहले सेम करना होगा। पहले इनके हर सेम करेंगे फिर हम परिमेय संख्या निकालेंगे। एक तरीका तो ये है। और एक अगर आप दशमलव का यूज़ कर रहे हो तो पहले इनकी दशमलव निकाल लो और फिर उनके बीच में संख्या निकाल लो। जैसे मैंने 3/5 और 4/5 की दशमलव निकाली और उसके बीच की संख्या निकाली, कोई सा भी। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो सेकेंड वाला, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसके हर को सेम करना होगा। हर को सेम कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इनके हर को मैं क्या बना दूँ, इनके हर को मैं 12 बना लेता हूँ, तो ये सेम हो जाएगा। तो 4 को 3 से गुणा कर देता हूँ और इसको 2 गुणा कर देता हूँ। देखो यहाँ अगर मैंने 3 से किया तो अंश को भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यहाँ मैंने 2 से गुणा किया तो अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे अंश, हमारे जो हर है दोनों संख्याओं का क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया है तो अब मैं यहाँ पर संख्याएं निकाल सकता हूँ इनके बीच में। कैसे, मान के चलिए कि मेरे को यहाँ पर 3/4 और 5/6 के बीच में मेरे को 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 5 परिमेय संख्या को निकालनी है। तो मेरे को 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ज़्यादा, मतलब 5 + 1, 6 से गुणा करूँगा अंश और हर को। तो यहाँ 6 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पर मैं 6 से गुणा करूँगा, यहाँ पर भी 6 से। तो ये 9 × 6 = 54 हो जाएगा और 12 × 73 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 60 हो जाएगा, 12 × 72 हो जाएगा। अब 54/72 से 60/72 तक मेरी 5 परिमेय संख्या आ जाएगी। देखो नेक्स्ट 55/72, फिर 56/72, 57/72, 58/72, है ना, 59/72, ऐसे 5 संख्या मैं यहाँ पर निकाल लूँगा, वो संख्या होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ सिखाई आपको, मैंने सिखाया कि अगर आपका हर सेम नहीं होगा तो फिर आपको ये पहले आपको हर सेम करना है और फिर करना है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले से हर सेम था तो मैंने डायरेक्टली गुणा कर दिया यहाँ पर 6 से। ठीक है, लेकिन अगर हर सेम नहीं होगा तो पहले हर को सेम करना है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर अपने को यहाँ पर देने हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए पहली बात। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या होती है, एक तो होती है देखो पूर्ण संख्या, एक होती है प्राकृत संख्या। तो जो प्राकृत संख्या होती है, यहां मैं लिख देता हूं, जो प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है हमारी किससे, जीरो से। जीरो से शुरू होती है, सॉरी 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 आगे
आगे तक चलती रहती है और अनंत तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। ऐसे ही एक होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और आगे तक चलती रहती है, इन्फिनिटी तक चलती है। अब देखो आप यहाँ पर अगर कुछ चीज ऑब्जर्व करोगे तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंदर आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा 0। बाकी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो क्या प्रत्येक, इसने बोला है हमारे को, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो क्या हर एक प्राकृत संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे आगे तक चलती जाएगी, तो हर एक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, वो सारी की सारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। सिंपल। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हमारी क्या है, सत्य है। हम लिख सकते हैं सत्य। ठीक है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो देखो पूर्णांक जो, अब यहां पर समझना, प्राकृत संख्या कर ली, पूर्ण संख्या कर ली, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पूर्णांक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक में क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से चलते रहते हैं। ऋणात्मक क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने कहा है हमारे को प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, हर एक पूर्णांक जो होगा जिसके अंदर धनात्मक भी ऋणात्मक भी है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, पूर्ण संख्या तो जो होती है वो 0 1 2 3 प्लस होती है, प्लस में होती है, 0 0 के साथ में प्लस वाले जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो होते हैं, है ना, ये धनात्मक वैल्यू होती है। लेकिन इसने कहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होंगे वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो बताओ मेरे को, ये जो ऋणात्मक वाले हैं क्या ये भी पूर्ण संख्या होगी? ये पूर्ण संख्या है? नहीं ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो हमारी धनात्मक वैल्यू आती है, जबकि पूर्णांक में मेरा ऋणात्मक भी आ रहा है। तो ये गलत है, ये सही नहीं कह रहा है, तो ये असत्य कथन है। ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। ये सही बात नहीं कह रहा है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या यहां पर नहीं होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? जितनी भी परिमेय संख्या होती है, तो अब यहां पर देखो मेरे पास में परिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जहां पर p और q जो होता है वो क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है, और q की एक शर्त होती है, q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जितनी भी परिमेय संख्या होगी, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्या का मैं अगर उदाहरण दूं तो मैं आपको दे सकता हूं कि जैसे 3/4 है, 7/2 है, 6/5 है। ठीक है, इस तरीके की संख्याएं जितनी भी होती है ये सारी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो मुझे एक बात बताओ, ये परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? ये परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या में आ रही है? ये वाली जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है और इसके अलावा जितनी भी संख्या में और परिमेय संख्या है वो लिखूं, क्या यहाँ पर पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है? नहीं आ रही है। पूर्ण संख्या जो होती है वो तो ऐसे होती है 0 1 2 3 इस तरीके से, ये तो बट्टे का फॉर्म में आ रही है 3/4 7/2, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। प्रत्येक जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, क्लियर है बात? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।